कुछ जैसे अगर कहें कि मेरे व्यक्तित्व में जो इतनी विभिन्नता है, इस वजह से भी है। वेरी गुड। तो आप नाटकों के प्रति आपका रुझान कैसे शुरू हुआ? ये बिल्कुल लोग यकीन नहीं मानेंगे, सचमुच फिल्मी है। नाटक का तो दूर दूर तक ख्याल नहीं था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से थी, नानी घर जमींदार, दादी घर भी उसी तरह पंडित पूजा पाठ वाले, तो कुल मिलाकर के एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली कह सकते हैं। तो वहां था कि सिर्फ पढ़ लिख जाओ और शादी हो जाए, बस इतनी ही उनकी तमन्ना थी कि किसी तरह पढ़ाई लिखाई हो जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे मुझे जो स्कूल कॉलेज में कल्चर प्रोग्राम होते थे, उसमें हिस्सा लेना अच्छा लगता था। और ना केवल अच्छा लगता था, बल्कि मेरे स्कूल के टीचर्स जो हैं, कोई भी प्रोग्राम होता था, एनुअल फंक्शन, तो उसमें स्वागत गान गाना है या कुछ दीप प्रज्वलित में डांस करना है, तो मेरा नाम दे देते थे। पता नहीं क्यों, उनको लगता था ये कर लेगी, और मैं कर भी लेती थी। तो इस तरह से स्कूल कॉलेज में थोड़ी बहुत लोग मतलब मेरी चर्चा होने लगी थी, नाम लेने लगे थे। लेकिन उस तरह कभी सोचा नहीं। वो अचानक 89 में जब सफ्दर हाशमी की हत्या हुई थी, और उससे पहले सफ्दर हाशमी का मैंने नाम भी नहीं सुना था, और काफी छोटी थी मैं उस समय। लेकिन जब हत्या के बाद पूरे देश में जो एक सारे रंगकर्मियों में और सारे बुद्धिजीवियों में, रंगकर्मियों ही नहीं, सारे बुद्धिजीवियों में, पत्रकारों में, लेखकों में, कवियों में जो एक रोष आया था उनके विरोध में, हर इंसान अपने अपने तरीके से विरोध जाहिर कर रहा था। तो वहां के भी लोगों ने सफ्दर हाशमी को श्रद्धांजलि देने के लिए, ट्रिब्यूट देने के लिए नुक्कड़ नाटक करना चाहा। उन्हीं के नाटक जो औरत और मशीन है, तो उन दोनों में भी मैंने, उन लोगों ने लड़की ढूंढा, कोई मिल नहीं रही थी। तो जिस तरह स्कूल में मेरे टीचर मेरा हाथ पकड़ के कहीं भी खड़ा कर देते थे, वैसे ही उन लोगों ने कहा, अरे वो स्कूल में करती है तो उसको बुला लो। और वो अलग अनुभव था कि ये नुक्कड़ों पे था, यानी जो शहर का खुला मैदान था बीचों बीच में, जहां आम सभाएं होती थी, जहां भाषण होता था, जहां धरना होता था, वहां हम चीख चीख के नाटक कर रहे थे, औरत और मशीन। चारों तरफ पब्लिक रही होगी। हाँ, और बहुत चिल्लाना पड़ता था, बहुत। और मैं तो कुछ भी बोलती थी ना, मेरे जो मेरे साथ काम करते थे भैया लोग, हम सभी को भैया ही बोलते थे थिएटर में, सभी मेरे भैया ही थे। तो मैं कुछ भी बोलती थी ना, तो वो लोग कहते थे क्या क्या, यानी कि और ऊंचा वॉल्यूम वॉल्यूम। तो मेरा तो बिल्कुल गला फट गया था। तो इस तरह से आपके नाटक की शुरुआत, मैं जी, मानता उसके हूँ बाद मुझे एक बहुत अच्छा लगा, नशा सा आ गया। और तब भी नहीं सोचा था कि करियर बनाऊंगी, लेकिन अच्छा लगने लगा। पर वहां शहर में बहुत मेरी बदनामी हुई, और माँ ने मुझे कुछ बुरा भला भी कह दिया, मारपीट भी दिया था, घर में भी बंद कर दिया था, खाना नहीं दिया था। तो मैं थोड़ी रिवेंज वाली थी शुरू से ही, क्योंकि पापा ने नाम ही रखा था क्रांति। तो मुझे था कि मेरी अभी भी कोई बात है कि बिना गलती के क्यों मुझे मारा। ये मुझ में अभी भी है, बिना गलती के मुझे क्यों कोई बात कह रहा है या कह रही है। ये स्टिल मेरे उसमें है कि अगर मेरी गलती है तो मैं सामने आके गाल आगे कर देती हूँ, आप तमाचा मार लीजिए। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है, तो एटलीस्ट मुझे पता तो चले। तो ये मेरे अभी भी है। तो उस समय भी जब माँ ने उतना सब कुछ सुनाया, तो मैंने कहा कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। इतने सारे लोग, देश के इतने तमाम लोग जो सड़कों पर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, क्या वो सारे के सारे चरित्रहीन है, बदचलन है, उनका खानदान नहीं है, या उनकी उनकी वजह से उनके खानदान का नाक कट गया। तो इस तरह से मुझे बहुत गुस्सा आया था, और मैं फिर वहां से भाग करके पटना चली आई। और पटना में फिर नौकरी करते हुए मैंने इप्टा ज्वाइन कर लिया था, इप्टा नाट्य संस्था जो है वहाँ। तो वहाँ बहुत मुझे पूरी तरह से सीखने का, जानने का, और थिएटर की बारीकियों का, कहना चाहिए कि पूरा एक पंख को फैलाने का मौका मिला। तब भी थिएटर करना ये नहीं सोचा था, तब भी मैं नौकरी ये कर रही थी, नौकरी करते हुए पढ़ाई भी कर रही थी। ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने एमए किया, साइकोलॉजी से एमए किया। और हाँ, मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी में
लोगों से बात करना, इमोशंस के बारे में बात करना, ह्यूमन रिलेशन की जो बारीकियां हैं, जो पेचीदगियां हैं, जो हम सब लोग पूरी जिंदगी उसको उलझाते सुलझाते रहते हैं, तो वो बनने का मन था। तो मैं वहाँ, और मेरी जो डिपार्टमेंट थी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बहुत अच्छी मेरी प्रोफेसर थी, प्रोफेसर आत्माराम। वो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी कि नौकरी करते हुए क्लास कर रही है। तो मेरे लिए स्पेशल उन्होंने मॉर्निंग क्लासेस लगा दिए थे, मुझे नोट्स दे दिया करती थी, मुझे घर बुला के पढ़ा देती थी। तो ये मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती, एंड शी वाज ग्रेट टीचर फॉर मी। आपके फादर तो चूंकि विचारधारा से जुड़े हुए थे, एक पार्टी से भी जुड़े हुए थे, तो उनका एटीट्यूड आपके प्रति कैसा रहा नाटकों के बारे में? मुझे मैंने कहा ना, मेरे बिहेवियर में ये जो कंट्रास्ट है, इसीलिए माँ हर बात पे टोकती थी और पिताजी को लगता था क्रांति कभी गलत हो ही नहीं सकती है। तो ये जो डुअल पर्सनैलिटी वाले पेरेंट्स मुझे मिले, वो मुझे बड़ी मुश्किल होती थी कि पापा हमेशा ऐसे, मतलब मुझे बार बार यही याद आता है कि पापा ने कभी ऊंची आवाज में बात करना या उंगली दिखा के बात करना, मुझे याद भी करती हूँ तो याद नहीं आता है। और इतना अनकंडीशनल उनका लव था कि ये कहना कि क्रांति गलत हो ही नहीं सकती, वो मुझे नहीं, पब्लिकली कई बार लोगों को मुंह पे जवाब दिया है। जैसे कुछ लोग, मैं पट्टा में थी तो थिएटर भी कर रही थी, फिल्में भी कर रही थी, वो जो दूरदर्शन की फिल्में बनती थी, एनसीईआरटी की फिल्में बनती थी, रिपोर्टिंग भी कर रही थी, तो हर मंच पे बहुत पॉपुलर हो गई थी। तो कुछ, अब लड़की अगर थोड़ी पॉपुलर हो तो चर्चे भी होने लगते हैं। तो कुछ लोगों ने जाके मेरे पापा से कहा कि बहुत लोगों के साथ घूमती है। तो मेरे पापा ने कहा जाइए आप अपना काम कीजिए, वो मेरी बेटी है, मुझे पता है। तो इस हाँ, तरह से वो जवाब देते थे। ये जो उनका अनकंडीशनल बिहेवियर था मेरे प्रति, जो लव था, वो मुझे एक बहुत ताकत देती थी। और एक बात और मैं बार बार बताती हूँ, आज भी बताना जरूरी समझूंगी, मेरे पापा ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे नहीं, इनडायरेक्ट किसी से कहा था, मुझे डायरेक्ट नहीं कहा था। कुछ ऐसे कहीं बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि कोई बात आपके बारे में, मतलब मेरे बिहाफ में कोई नेगेटिव बात उनको किसी और से पता चले, तीसरे से, थर्ड पर्सन से, सो बेहतर है कि आप मुझे अपने से आके बता दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपके मुंह से सुन के मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो ये जो उनकी बात थी, मुझे लगता है एक ही नसीहत उन्होंने दिया था कि मुझे रॉन्ग और राइट कुछ भी करना है तो आई हैव टू टेल हिम फर्स्ट, ना कि तीसरे लोगों से पता चले। तो ये हमारी जो बॉन्डिंग थी, ये जो एक कमिटमेंट था, और बिना अनकहा था, ऐसा नहीं था उनकी तरफ से कोई फोर्स नहीं था, ये ऐसा था, अंडरस्टूड था कि 13 साल से बच्चे बालिग हो जाते हैं, मेरे पापा का ये मानना था, 13 साल में बच्चे बालिग हो जाते हैं, तो उनको जो करना है, उनकी जिंदगी है, उनको फैसले लेने का पूरा हक है। ये मुझे बाद में पता चला कि लोग इंडिया में तो 18 साल में बालिग कहते हैं, मेरे पापा 13 साल क्यों कहते हैं। तो मुझे बाद में पता चला कि फॉरेन में 13 साल में बच्चे मच्योर मान लिए जाते हैं, और वो अपनी, मतलब सेल्फ अर्निंग करना या इंडिपेंडेंट रहना सीख लेते हैं। तो मुझे या यही सब समझ में आया कि मेरे पिताजी कितना आगे थे। तो उनकी बिल्कुल इस सही। विचारधारा से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो आपने एमए किया और एमए के दौरान आप नाटक भी कर रही थी। हाँ, फिर नाटक कर रही थी, लेकिन करना नौकरी यही था, नौकरी ही था, नाटक नहीं करना था। नाटक हाँ, शौकिया ही करना था। तो वो क्या? नवभारत टाइम्स में उन दोनों में जॉब करती थी, और उसी में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का निकल गया एडमिशन के लिए, तो मैंने हम्म, भर दिया था। एंड उतनी सीरियस नहीं थी, वो ऐसा था, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखते हैं, हम्म, ऐसा वाला था। कि इस टाइप से होता है ना कि कुछ चांस लेके देखते, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नौकरी तो कर ही रहे हैं, पढ़ तो रही है, यहाँ घर वर तो है ही है पटना में, तब तक हो गया था। तो ऐसे भर दिया, और एक बार में नहीं हुआ मेरा, तो थोड़ा सा दिमाग खिसक गया, क्योंकि किसी ने मेरे मुंह पे कहा तुम्हारा एनएसडी में कभी नहीं होगा, मेरे मुंह पे कहा था, पटना के कालिदास संग्रहालय में। तो तब मेरा हाँ, जो है ना, वो कहते हैं ना कि बात अब जिद जिद पे जिद आ आ गई। गई है।
मैंने हाँ, कहा ऐसा ऐसा क्या हुआ है एनएसडी कि मेरा नहीं होगा। तो वो हाँ, फिर मैंने उसके बाद में पढ़ गई कि जितनी लिटरेचर थिएटर से जुड़े हुए जितने भी लिटरेचर थे, नटरंग पत्रिका मंगा मंगा के सब कुछ पढ़ा। बाबू कोडी रामन की बायोग्राफी जो हमारे बाबा कारण थे, से लेकर के जोहरा सहगल की बायोग्राफी, सुरेखा सिकरी की बायोग्राफी, सबके बारे में पढ़ना जाना, एक एक डिटेल्स, मोहन राकेश को पढ़ना, बादल सरकार को पढ़ना, सबको पढ़ गई थी। धर्मी भारती जी को पढ़ गई थी वहीं पटना में ही। सब ऐसा क्या पूछते हैं सिलेबस में, ऐसा कहाँ से क्या आता है, तो जो कोई भी जो बता देता था, बादल सरकार बता दे, ये तो विजय तेंदुलकर बता रहे, जिसका नाम बता दे उसकी किताबें ढूंढ के निकाल के रातों रात चट कर जाती थी, रात भर में पढ़ जाती थी। वेरी गुड। तो एनएसडी, मेरा मतलब एक सवाल है, एनएसडी ही क्यों? क्योंकि उस समय तो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट वगैरह भी काफी नामी गिरामी हो रहा था, अच्छे अच्छे कलाकार हाँ, दे पर रहे। मैं जब इप्टा से जुड़ी थी ना, वहां जब नाटक करती थी, तो मेरे कुछ शो को देखने के बाद मेरे साथ जो लोग थे को एक्टर्स, उन लोगों ने कई बार बोला कि अच्छी एक्ट्रेस हो एनएसडी जाना चाहिए, एक दो लोगों ने बोला था। उसके बाद वहां ये आए थे संजय उपाध्याय जी, तो वो अच्छा अच्छा। भागी हुई लड़कियां जो आलोक धनवा की कविता है वो कर रहे थे, और हम्म। उन्होंने मुझे करने के लिए कहा। तो हम्म। वहां पे संजय जी का बड़े बार बार परिचय दिया जाता था कि संजय उपाध्याय फ्रॉम एनएसडी, तो बड़ा एक ऑनर लगता था। जैसे हमारे यहाँ बिहार में आईएएस एक ऑनर लगता है कि ही इज एन आईएएस, तो वैसे ही जब बोला जाता था संजय उपाध्याय फ्रॉम एनएसडी, तो कुछ कुछ ना वो दिमाग में वो कील की तरह धस रहा था कि अच्छा एनएसडी एनएसडी लाइक अ बिग इंस्टीट्यूट। और एफटीआई की जहां तक बात है, एफटीआई में पढ़ाई के लिए पैसे स्टूडेंट को देना होता है, और एनएसडी में पढ़ने के लिए पैसे गवर्नमेंट स्टूडेंट को देती है, अच्छा, फेलोशिप मिलता है। जी अभी भी जी है ऐसा? अभी भी, जी 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 अभी भी। तो इसलिए भी मेरे लिए आसानी थी क्योंकि एफटीआई के फी देने के पैसे मेरे पास नहीं थे। और बाद में हालांकि एफटीआई ये एनएसडी करने के बाद मैंने एफटीआई से फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स किया है 1 महीने का, और वो फ्री में किया है। क्योंकि अच्छा। मैं हर एजुकेशन में, चूंकि मैं सरप्लस में नहीं थी, मुझे फैमिली से पैसा नहीं मिलता है, तो मैं हर वो जुगाड़ करती थी कि जहां फ्री में या वहीं से मुझे मिले, मुझे नहीं देना पड़ा। तो एनएससी से तो मिला ही, और एफटीआई से मुझे जब फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स का मौका मिला, वो गायत्री चटर्जी थी वहां पे, उनके थ्रू में गई थी, और तो काफी इंटरेस्टिंग रहा। तो मैंने वो भी सीख लिया, जो फिल्म टेक्निक है, जो थिएटर टेक्निक है वो अलग विधा है, जो फिल्म टेक्निक है वो अलग विधा है। तो मैंने दोनों सीख लिया, और अब तो एफटीआई की काफी सारी फिल्में कर ली हैं, और एफटीआई के दोस्त भी उतने ही हैं जितने की एनएसडी के हैं। तो मुझे तो लगता है आई एम एनएसडीएन एंड एफटीआई बोथ। ये क्या एनएसडी वगैरह में जैसे क्लासेस होती हैं, थिएटर भी कराते हैं, क्या इसमें कोई मतलब फिल्म फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग आते हैं कलाकारों की तलाश में, या मैंने जैसे वो सुना कि पहले, हाँ मैंने सुना है कि पहले आते थे, कुछ का कैंपस ये हुआ है सिलेक्शन। इंटरव्यू, कैंपस जी, इंटरव्यू? हाँ। मैंने जैसे सीमा विश्वास जी के बारे में सुना है कि शेखर कपूर जी ने उनको वहां कोई प्ले में देखा था, या किसी मैं नाम भूल रही हूँ, महेश भट्ट ने किसी को देखा था, आशीष विद्यार्थी या किसी को वहां देखा था। पीयूष हम्म। मिश्रा जी की बात मैं सुनती हूँ कि वो लोग लेकिन आते नहीं है पर्सनली। वो लोग आए थे, कोई प्ले देखा था और उस दौरान उनको अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा चलो मुंबई, और लेते आए, और उन्होंने उनको काम दिया और बेहतर काम हम्म। दिया। तो ये लोगों का नाम तो मैं सुनती हूँ। हम्म। उसके बाद एनएसडी करने के बाद आप बॉम्बे चली गई? नहीं नहीं, एनएसडी के बाद भी मैं दिल्ली में ही 10 साल रही, क्योंकि मुझे नाटक ही करना था। मुझे लगता था नाटक इज द मोर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मीडियम देन सिनेमा, और वो कहीं ना कहीं मैं अभी भी मानती हूँ। ये और बात है कि सिनेमा की रीच जो है हायर देन थिएटर है, यानी सिनेमा की ऑडियंस कहीं भी है, थिएटर के ऑडियंस के एक लिमिटेशन है।
इसलिए सिनेमा के एक्टर बहुत पॉपुलर हो जाते हैं। पर मैं अभी भी मानती हूँ कि थिएटर इज द वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम एंड वेरी पावरफुल मीडियम टू स्ट्रेट अवे what you want to say, you can say straight away in front of audience to the face to face। तो ये मुझे अभी भी लगता है, तब भी लगता था, तो मैं नहीं आना चाहती थी। मैं दिल्ली में ही रह करके थिएटर कर रही थी और फिर मुझे स्कॉलरशिप फिर से मिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, वो 3 सालों का मिला। और मैंने इंडिया में जो फोक कल्चर है, फोक थिएटर्स जहां जहां होते हैं, उसके बारे में रिसर्च किया था और वो काम किया। फिर हबीब साहब एक एक्सपेरिमेंटल प्ले कर रहे थे, जहरीली हवा। जी, हबीब तनवीर साहब भोपाल में। तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, गैस कांड हुआ था, उस पे एक प्ले था जहरीली हवा। और उन्होंने बहुत कमाल का एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें अंग्रेज एक्टर्स भी थे, एनएसजी से मैं भी थी, जन्नत मन से एक लड़की थी, और उनके जो लोकल छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं वो सब थे। यानी 3 तरह के लोग मिलकर के उस प्ले में काम कर रहे थे। और हबीब साहब बार बार सर पीटते थे, कहते थे आई एम वर्किंग विद 2 टाइप्स ऑफ इलिटरेट पीपल। क्योंकि वो जब छत्तीसगढ़ी में समझाते थे तो जो हमारे कैनेडियन एक्टर आए हुए थे कनाडा से, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। अब जब कैनेडियन को समझाए तो इधर छत्तीसगढ़ी एक्टरों को नहीं आता था। तो वो बहुत उनके लिए ना, खुद हबीब साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था कि एक साथ इन्होंने इतना बड़ा जाल तो बिछा दिया, अब उसको समेटने में उन्हें बहुत मुश्किल आ रही थी। पर वो नाटक बहुत सक्सेसफुल रहा था, हम सब ने वहां जाके भी देखा था। मैंने सुना है कि तनवीर साहब नाटकों के रिहर्सल के दौरान गुस्सा बहुत होते थे। कई लोगों ने मुझे ये, बहुत डिसिप्लिन इंसान थे वो, बहुत स्ट्रिक्ट थे। और वो मानते थे कि एक्टरों को जितनी मेहनत करनी चाहिए लाइंस से लेकर के, लाइंस को, ये बात मैं आज भी मानती हूँ कि हम एक्टर्स लाइन रट लेने को लाइन याद करना कहते हैं। एंड ये बहुत बड़ा मिस्टेक्स है जो आज तक अमूमन एक्टर्स करते आ रहे हैं। लाइन रटना इज नॉट अ बिग थिंग, लाइंस को समझना और फिर बोलना, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो हबीब साहब इस पे जोर देते थे, और बॉडी लैंग्वेज पे, कि आप जब ऑडियंस को फेस कर रहे हैं तो आपका बॉडी जो होना चाहिए सिनेमा वाला होना चाहिए, यानी 3 डायमेंशनल होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैंने हबीब साहब से ही सुना कि स्टेज भी 3 डायमेंशनल होता है, और स्टेज पे भी एक्टरों को 3 डायमेंशन का, यानी अपने बॉडी लैंग्वेज से तो कैसे कितना प्रोफाइल देना है, किस तरह खड़ा होना है, ये सब मैंने हबीब साहब से सीखा। और वो जब लोग नहीं समझते थे, वो कहते थे कि लाइन रट लिया है, मेहनत नहीं की है, आप कहाँ जा रहे हैं ये पूछना, और एक आप कहाँ जा रहे हैं उसमें रियल कंसर्न दिखना, या आपको भूख लगी है खाना चाहिए, तो एकदम आप फिल्मी मत बोलिए कि आपको भूख लगी है खाना चाहिए, आपका कंसर्न भी शो होना चाहिए कि यू आर रियली आस्किंग टू अ पर्सन कि आर यू रियली हंग्री, यू नीड समथिंग, हैव यू ईट समथिंग, यू हैड समथिंग। तो वो कंसर्न भी दिखना चाहिए, ना कि वो डायलॉग ना हवा में उड़ जाए। तो ये बात थी, और वो बात लोगों की नहीं समझ में आती थी। तो हबीब साहब बहुत चिढ़ते थे कि तुम एक्टर समझते क्यों नहीं हो। और मोस्टली एक्टर, हम सभी एक्टर्स ये गलतियां अभी तक कर रहे हैं, अभी तक। तो बॉम्बे कैसे, बॉम्बे में मतलब आप गई, आपको फिल्मों में ब्रेक मिला? मुंबई ऐसे हुआ कि मुझे सर्वाइवल दिल्ली में मुश्किल हो रहा था। वो स्कॉलरशिप भी खत्म हो गया, 3 साल जो मुझे मिला था फेलोशिप। तो जूनियर फेलोशिप था, बहुत कम उसके पैसे थे, उसमें 6,000 थे। इसके अलावा मैं कुछ डबिंग कर लेती थी बीबीसी में, डिस्कवरी में, और दूरदर्शन पे कुछ इंटरव्यू वगैरह मैं भी लेती थी, मेरा भी लिया गया था, और कुछ फिल्में भी की थी। मतलब डबिंग का मतलब वॉइस ओवर अगर करती हूँ? वॉइस ओवर, हाँ। दिल्ली में बहुत काम होता है डबिंग और वॉइस ओवर का।
तो काफी कुछ किया। मैंने उसके लिए भी किया था दामिनी, जो ये निर्भया जो मर गई, तो उस पे एक फिल्म बनी थी, मैं दामिनी बोल रही हूँ। 1 घंटे की फिल्म में पूरी वॉइस ओवर मेरी है, ओके। उसकी आवाज, मतलब ये किया। तो इस तरह का काम होता था, लेकिन पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे। मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो रहा था। मेरी 2 छोटी बहनें थी तब, उनकी शादी ब्याह करानी थी, तो माँ को हेल्प करना था पैसों से। मेरे खुद के खर्चे थे, अकेली रह रही थी, घर का किराया ये सब। तो तब मुझे लगने लगा कि नहीं, अब इतने लोग जो मुंबई जा रहे हैं और इतने सालों तक थिएटर करने के बाद भी अगर हम हैंड टू माउथ हैं, तो ये मुश्किल है, ये आत्महत्या करने जैसा है। फिर कई सारे मेरे सीनियर्स और बैचमेट ने भी कहा था कि इतनी टैलेंटेड हो तो यहाँ क्यों समय गंवा रही हो, मुंबई आ जाओ। तो ये सब हो रहा था, मुझे भी लगा कि एक चांस लेते हैं। तो इस तरह से मैंने चांस लिया, ऐसा नहीं था कि रहेंगे। लेकिन यहाँ आई, आते ही काम मिलता चला गया, एक के बाद एक मुझे कई फिल्में मिल गई। मेरी सबसे पहली फिल्म थी नियति, जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद स्ट्राइकर किया, बैड लक गोविंद किया, काफी सारे, तलवार की है, महोत्सव किया, जो अब्रॉड की फिल्म है, 2 अब्रॉड की फिल्में कर ली, हॉलीवुड की। एक एक सीन है पर किया, मतलब इस तरह से मैं करती चली गई कि प्रोफाइल तो हाई हो रहा है ना, प्रोफाइल तो रिच हो रहा है ना। सो अगर एक ही सीन है तो आई डोंट माइंड। या एक फिल्म थी जिसमें मुझे ओमपुरी साहब के अपोजिट कास्ट किया गया था, राजधानी फिल्म थी, लेकिन ओमपुरी साहब ने उसी दिन, उनकी तबीयत खराब हो गई और एंड मोमेंट पे चूंकि कास्ट और क्रू ने, प्रोडक्शन ने सारा लिया था, तो लास्ट मोमेंट पे उनको को लेना पड़ा उनके एवज में, बदले में। तो लेकिन वो फिल्म अच्छी थी, रोल अच्छा था, राजधानी फिल्म थी, उसमें लिएंडर पेस ने मुख्य भूमिका की है। मैंने बैरी पिया, मोहे रंग दे, कोई आने को है, तो इस तरह से लगातार मुझे यहाँ काम मिलते चले गए। तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया और मुझे भी ये समझ में आ गया कि सचमुच मुझे बहुत पहले मुंबई आ जाना चाहिए था, बजाय कि दिल्ली में मैंने उतना समय बर्बाद कर दिया। अच्छा, आपने अपने पिता पर एक किताब लिखी है जी, है ना, और ऐसा लगता है कि पिता को लेकर के आपके मन में अगाध श्रद्धा है। मानते हैं कि पापा के साथ मैं बचपन से साथ में नहीं रही, क्योंकि वो कांग्रेस थे और कांग्रेस से नहीं, उन पे नक्सलाइट होने का भी आरोप था। वो जब गिरफ्तार हुए तो 7 सालों के लिए जेल में रहे थे, बेड़ियों में, और उस समय मेरी उम्र 3 से 4 साल। उसके बाद काफी गैप आया हमारे उनके उसमें मुलाकातों में, और कभी कभी वो पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, तो हमारा उनका संपर्क बस कभी पोस्ट कार्ड थे, और कभी कदार, मतलब साल में एक मीटिंग से होती थी। जब मैं पटना आई तो कभी मिली, बड़ी हो चुकी थी मैं, या दिल्ली आ गई, एनएससी आ गई। तो एनएससी में आने के बाद पापा से लगातार मुलाकात होती थी, क्योंकि पापा जो थे ऑल ओवर इंडिया में काम करने के बाद, सारे वो जुलूस धरना करने के बाद उनका मेन ऑफिस वहाँ था बीपी हाउस में, विठल भाई पटेल हाउस में, वहाँ आ जाया करते थे। तो इसलिए पापा से मेरी दिल्ली में सबसे ज्यादा मुलाकात हुई है, सबसे अच्छी मुलाकात हुई है। उनके जाने के बाद, मरने के बाद मुझे अलग अलग लोगों से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलते रहे, तो इसलिए मैंने जो है उनको, उन पर किताब लिखना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उनको नहीं जानती थी उस तरह जितना मुझे जानना चाहिए। तो मैंने जो जाना, मुझे लगा कि वो दूसरे के लिए भी उतना ही जरूरी है जानना जितना मेरे लिए, तो इसलिए मैंने वो किताब लिखी। आजकल में जो नए कलाकार जाते हैं उनको स्ट्रगल काफी करना पड़ता है, और ये स्ट्रगल लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए भी है। ये मतलब ये स्ट्रगल से क्या बाद में लोगों के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस भी आता होगा, थोड़ा परेशानी भी होती है, बहुत सारे लोग वहां से चले जाते होंगे, या बहुत सारे लोग फिर वहीं रह के कुछ और करने लगते होंगे, ऐसा है? जी, तो थोड़ा इस पर बताइए हमें। देखिए, एक तो ये है कि ये ग्लैमर मीडिया है, ग्लैमर वर्ल्ड है,
तो यहाँ बहुत से लोगों के बारे में आप सुनते होंगे, एक अजीब अजीब सा स्ट्रगल ये मायने में है कि कुछ तो पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, या किसी ने एमबीए किया हुआ है, या किसी ने लॉ किया हुआ है, या कोई बाहर से पढ़ के आया है, वो लोग भी इंडस्ट्री में आ रहे हैं और काम करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ वैसे लड़के लड़कियां आ रहे हैं जिन्होंने मुश्किल से 10वीं या 12वीं की है और उनको लगता है वो एक्टर बन जाए। अब यहाँ बहुत बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास ये है कि ये जानना कि एक्टिंग करने के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, ये बहुत समझने की बात है। कोई भी विधा में आप जाते हैं तो आप प्रॉपर एक बेसिक ट्रेनिंग तो आप लेते ही हैं, तो उसी तरह एक्टिंग भी है, और एक्टिंग में भी बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत बहुत बहुत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि अरे फला ने तो नहीं पढ़ा था वो एक्टर बन गया। ये वैसा है, चांस वाली बात है, वो एक्सेप्शनल केस वाली बात है, वो अपवाद वाली बात है। लेकिन हर बार बिना किसी मेहनत के हार्ड वर्क की कोई भी एक्टर नहीं बनता, या बन गया एक आध चांस मिल गया, हमेशा वो चांस उसका लक साथ नहीं देगा। सो एक फिल्म भी बनी थी लक बाय चांस, तो इस तरह से है कि वो मुश्किल है, इस तरह से संभव नहीं है। और चूंकि लोग उतनी मेहनत करके नहीं आते, उतने डिसिप्लिन भी नहीं होते, उतने पेशेंस भी नहीं रखते, यानी सबको लगता है कि चाट और पानी पूरी खाने की तरह है, पिज्जा की तरह है कि आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया और आधे घंटे में आपके घर आ जाए। मुझे नहीं लगता कि आर्ट की फील्ड में, हमारे प्रोफेशन में इस तरह से जल्दबाजी से या पैनिक होने से या इम्पेशेंट होने से काम चलता है। जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस आते हैं उनको पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा, और हार्ड वर्क, अपने ऊपर मेहनत करते रहे। दूसरी बात, कॉपी कैट भी होते हैं बहुत लोग, कि शाहरुख ने ऐसी एक्टिंग की थी तो मैं भी कर लूं। तो शाहरुख कर लिया या कोई एक कर लिया, उसको कॉपी कैट करके कोई भी बहुत बड़ा एक्टर नहीं बन सकता है, क्योंकि सबका अपना ओरिजिनल ही होना चाहिए। यानी जो भी है उसका ओरिजिनल, जैसे कहते हैं हर इंसान की आवाज एक दूसरे से नहीं मिलती, वैसे ही हर दूसरे की एक्टिंग एक दूसरे से क्यों मिलनी चाहिए। So everyone has to be original, everyone has to be individual, and don't be artificial, don't copy, don't be false. हाँ, आप तो किताब लिख चुकी हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं, आपने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है, आप कविताएं भी लिखती हैं, आपने कुछ कहानियां भी लिखी हैं। तो कभी आपने नहीं सोचा कि हम मुझे स्क्रीन प्ले या स्क्रीन प्ले राइटर में मतलब हमें ट्राई करना चाहिए? दरअसल ये जो सारी जो विधाएं हैं, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, ये सारी जो है ना, ये मिला हुआ है सिनेमा से, मिक्स मीडिया है ये। और जो जितना अच्छा फोटोग्राफर भी होगा उसको पता होगा कि वो कैमरा कैसे फेस करेगा, या पेंटिंग भी कर लेगा या लिख भी लेगा, तो उसको जो ह्यूमन रिलेशंस के जो एक्सप्रेशन है, जो थ्रेड्स हैं, हम लोग उसी इमोशंस के थ्रेड को ही तो कैमरे पे उकेरते हैं। तो इसलिए ये सारा जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और मैंने इसके लिए मैंने काफी कुछ लिख के रख लिया है, कुछ एक पे बात हुई है, हो सकता है बहुत जल्दी उस पे फिल्म बने, नहीं तो मैं तो कहानी कहने की कला में बात अपनी कहती चली जा रही हूँ, लिख के छोड़ दिया है, डाल दिया है, जिसको जो लगे। आप देखते होंगे कि मैं फेसबुक पे सब डाल देती हूँ, लाइक ओपन बुक। मुझे नहीं पता कब किसको क्या जरूरत महसूस हो और वो क्या उससे ले लें, तो इसलिए मैंने उस पे सब डाल दिया है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी आगे की क्या योजना है? दादा, मैं पहले तो कहा करती थी कि बहुत योजनाएं हैं और बहुत ड्रीमर भी हूँ, मैं ड्रीम देखती हूँ, बहुत कुछ सोचती हूँ। लेकिन अभी इरफान भाई के जाने के बाद, इरफान खान के जाने के बाद मुझे लगता है नहीं, आप मतलब डू योर बेस्ट,
You can't dream. You can't dream. Just do your best. आप अपने हिस्से का बेस्ट कर दें, ऑनेस्ट रहें, प्रेजेंट में जिए। हाँ, ऐसे कहने में क्या लगता है कि मैं तो नेशनल से लेके ऑस्कर अवार्ड तक चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ। एज एन एक्टर लगता है कि ये सारे अवार्ड मेरे घर में हो, सारी अच्छी फिल्में, सारी अच्छी, जैसे कि आप देखते होंगे कि अच्छी कहानी कविताएं मैं पढ़ती हूँ, यूट्यूब पे चैनल पे डालती जा रही हूँ, तो उसी तरह लगता है कि उस सब फिल्मों में भी काम करूं। और मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि जो लिटरेचर और सिनेमा का मकसद ये था, अवेयरनेस था। लोगों ने इसको एंटरटेनमेंट से जोड़ लिया, था तो अवेयरनेस कि लोग अवेयर हो, लोग अपने बारे में जाने कि किस तरह। देखिए कि जब पुरानी फिल्में बनी तो अंग्रेजों के खिलाफ बनी है, आजादी पे बनी है, तो इसका मतलब था कि आपको आजादी की वैल्यू को समझाना था, आप इंसानों को ये समझाना था कि कैसे जो है अंग्रेज हमारे लिए दुश्मन है, हमारे शत्रु हैं, या हमारे देश का माल ले जाकर के हम लोगों को खोखला कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो हमारा लिटरेचर है, हमारा सिनेमा है, वो सोशल वर्क करने का उसका मीडियम था, एंटरटेनमेंट का नहीं था। अनफॉर्चुनेटली अब सोशल मैसेजेस गॉन हो गए हैं, सोशल मैसेजेस हैं अभी भी, लेकिन वो गॉन हो गए हैं और एंटरटेनमेंट हावी हो गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही रॉन्ग एंटरटेनमेंट हावी हो गया है। यानी कि बहुत माफी चाहते हुए मैं बोलूंगी, अश्लीलता की तरफ बढ़ गया है, वल्गर हो गया है, वनरेबल हो गया है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि फिर हम क्यों देखें। जैसे आजकल कोई फिल्म आती है और लोग पूछते हैं तुमने देखा, तो अगर वो सचमुच कोई बहुत मुद्दे वाली बात नहीं हो किसी फिल्म में, तो मैं सीधा कहती हूँ नहीं। तो कहते हैं क्यों? तो मैंने कहा यार मैं बैठ के गोदार की फिल्म देख लूंगी ना, मैं फिल्मी देख लूंगी ना, या मैं गुरुदत्त की फिल्म देख लूंगी ना अभी भी, या राज कपूर साहब की देख लो ना, आवारा देख लो, श्री 420 देख लो, जागते रहो देख लो, या मेरा नाम जोकर देख लो। तो मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हूं, मुझे लगता है कि आप कम काम करें। जैसे कहते हैं ना कि आप कम खाइए मगर हेल्दी खाइए, उसी तरह मेरा मानना है कम काम करें बट गिव द पर्पसफुल वर्क टू सोसाइटी, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। कोई एक बात आपको दिल, जैसे उमराव जान जैसी एक फिल्म बनाई मुजफ्फर अली ने, बार बार याद रहती है मुझे और मैं बार बार उसको देखती हूँ। पाकिस्तान में बार बार देखती हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैं अभी भी क्वालिटी पे बहुत ये करती हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसी अगर फिल्में मुझसे भी बन सके, एक ही बन सके, भले फ्लॉप हो जाए तीसरी कसम की तरह, जो शैलेंद्र जी ने एक भी फिल्म बनाई तीसरी कसम और फ्लॉप हो गई, तो डजंट मैटर, पर आप बेहतर करते रहिए, अपना काम करते रहिए। इसीलिए मैं लगातार लिख रही हूँ, बोल रही हूँ। अगर एक आदमी को भी मेरी बात पहुंच रही है, एक आदमी भी मेरी बात से इंस्पायर हो रहा है, या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आ रहा है, मैं समझती हूँ कि मैं सफल हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी कहानी, कविताएं या मेरी बातें जो सोशल मीडिया पे लगातार मैं लिख रही हूँ, वो लोगों को कहीं ना कहीं तो झकझोर रही है, हिला तो रही है। तो जो भी मीडियम है, पावरफुल मीडियम है सोशल मीडिया भी, सिनेमा बनाने में पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके इस तरह से डायरेक्ट बोलने में बात नहीं लगती। तो मेरा अगर अपना जो कन्विक्शन है, अगर मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बात करूंगी, तो वो जो एक फ्रेज है कि ऑनेस्टी गोज हैंड टू हैंड, सो मेरा मकसद वही है। मुझे कोई बहुत सनसनी नहीं फैलाना है। वो जिस तरह से दुष्यंत कुमार ने कहा भी है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो मेरा यही मतलब है, सूरत बदलनी चाहिए। और आपके अभी जो हालात हैं, उस हालात में इंसान को अपने आप को समझने की जरूरत है। आप इनर कितना आपका स्ट्रांग है, आप बाहर आपकी पैकेजिंग आप दिखा रहे हो कि आपके पास कितने महंगे शूज हैं, कितना महंगा चश्मा है, कितनी महंगी घड़ी है, कितना महंगा कार है, आप ये दिखा रहे हैं, और अंदर से खंडर की तरह टूटे हुए हैं। 50 दिन के कोरोना में हरहरा के कुछ लोग गिर गए, 50 दिनों के लॉकडाउन में
हरा के लोग गिर गए। इसका मतलब है कि मेंटली मतलब लोग कितने कमजोर थे, उनका विल पावर कितना कमजोर था या है, एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं। ये बहुत जल्द मेंटल हॉस्पिटल में पाए जाएंगे ये लोग, या दिवालिया हो जाएंगे। मुझे डर है, मैं इस बात की तरफ पहले भी आगाह करती थी, पहले भी लोगों को कहती थी कि आप दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद खोखले हो जाते हैं। हमें ये बोलने में क्या लगता है, मैं जैसी हूं अभी, मैं जैसी हूं, मैं देख रहे, अभी मुझे देख रहा है कि मैं नहा के निकली हूं, मेरे कपड़े भी गीले हैं, अब हैं तो हैं। दिस इज ऑनेस्टी, दिस इज ऑनेस्टी, दिस इज ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी जी। तो ये मुझे लगता है ये बहुत काम आती है। एंड में, आपके लाइफ के एंड में ओरिजिनलिटी ही काम आएगी, नहीं तो मेकअप वाला कब जो चेहरा है वो तो एक बारिश में धुल जाता है, कितनी देर रहेगा। किसी बॉयफ्रेंड को भी अगर इम्प्रेस किया है मेकअप से तो कितनी देर टिकेगा वो, अगले दिन सो के उठेगा तो बिना मेकअप में ही देखेगा तो भाग जाएगा ना। तो ब्रेकअप होने की भी तो यही वजह है। तो बी ओरिजिनल, बी नेचुरल, दैट इज योर मेन, मतलब आपका स्ट्रेंथ है। अच्छा, ये बताइए कि मैंने भी पढ़ा है और कई बार मैं देखा भी है, मैं सुनता भी हूँ, मैं भी थिएटर से किसी जमाने में बहुत सक्रिय था। एक्टिंग जो है वो एक तो गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, राइटिंग स्किल भी गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे मेहनत काम करती है ज्यादा। और इसी के नाम पर मैंने देखा है कि बहुत सारी, सॉरी मुझे एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एक्टिंग सिखाने के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के लिए गली गली में दिल्ली में और बंबई में दुकानें टाइप की खुल गई हैं और बड़ी लंबी लंबी फीसें हैं उनकी। तो क्या वो वाकई बच्चों को ऐसा सिखा पाते होंगे, और आम बच्चे तो नहीं जा पाते होंगे वहां पे? हाँ, आम बच्चे तो नहीं जा पाते। जनरली मैं देखती हूँ कि बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे, लड़के लड़कियां आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं सीखने के लिए। मुझे लगता है दो बातें हैं। एक तो है कि हाँ, सिखाया भी जा सकता है, कि बेसिक तो सबको कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन सिखा कौन रहा है इस पे भी डिपेंड करता है। जिसके पास हम सीखने जा रहे हैं पहले उनकी कितनी काबिलियत है। जैसे धर्म के नाम पे आजकल बहुत से लोग बहुत बड़े अवेयरनेस गुरु बन गए हैं, और वो जो बातें कह रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, ज्ञान के बारे में, अध्यात्म के बारे में, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बात विवेकानंद ने कही है, वो बात कबीर ने कही है, वो बात तुलसीदास ने कही है, वो बात योगी, बायोग्राफी ऑफ योगी है परमहंस, उन्होंने कहा है। तो और ये सब लोग, आज के लोग जो आ गए हैं सोशल मीडिया के सहारे, जिनके लाखों में, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, एक बार को भी वो नहीं कहते, उदाहरण के तौर पे भी नहीं कहते कि ये बात कबीर ने कही है, या ये बात विवेकानंद ने कही है, या ये बात स्वामी परमहंस ने कही है, या ये बात जोगी से। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने आपसे सीख के कोई बात किसी को बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो देना होता है कि हाँ, ये अरविंद दादा ऐसा कहा करते थे। या जब मैं बार बार कहती हूँ कि हबी साहब ऐसा कहते थे कि एक्टर्स लाइनों को बस रटते हैं, लाइनों पर काम नहीं करते हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आती कि एक्टर्स रटना ही तो काम है, पर नहीं, लाइंस रटना काम नहीं है। तो ये अगर ये बोल दिया सीधा सीधा कि हबीब साहब ने कहा था कि एक्टर्स लाइन रटते हैं, काम नहीं करते हैं, अब क्या मतलब था उनका, वो एक्सप्लेन भी तो करना होगा। तो चूंकि मैंने उनसे सीखा है, 1-1.5 महीने में भोपाल में उनके वर्कशॉप में थी, तो मैंने रोज सीखा है। तो मेरी जो सलाहियत है, मैं अगर एक्सप्लेन करूंगी तो बात बनती है, लेकिन सुन करके कॉपी पेस्ट की तरह चेप देना, चिपका देना कि एक्टर्स लाइन रटते हैं, काम नहीं करते हैं, तो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए जो दुकानें खुली हैं लोगों के सर्वाइवल के लिए खुली हैं,
कि अब इतने सारे लोग आ गए हैं, सबको एक साथ इंडस्ट्री में काम भी तो नहीं मिल रहा है ना, उसके भी अपने लिमिटेशन है। तो सबने सर्वाइवल के लिए दुकानें खोली हैं। मुझे उन दुकानों से कोई कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप सही एजुकेशन तो दीजिए, एक्सप्लेन तो सही कीजिए, आप पढ़ाइए। तो अगर मैं ग्रोटोवस्की की फिजिकल थेरेपी की बात कर रही हूँ या शेक्सपियर की बात कर रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कहा है, टू बी और नॉट टू बी, दैट्स अ बिग थिंग। एक्टिंग इज ऑल अबाउट टू बी और नॉट टू बी। एक्सप्लेन करना आना चाहिए ताकि एक्टर को समझ में आए। एक्टर को या जो भी सीखने गया, आप इसके पास कोई स्क्रिप्ट सीखने गया है, आप स्क्रिप्ट की बारीकियां नहीं समझाएंगे। कि जैसे मैंने कल ही कोई कहानी लिखी, कल या परसों, तो मैं कहानियां जो लिखती हूँ एक रॉ में लिखती हूँ, मुझे एक आता है, मैं कैसे बोलूं, मुझे एक पता नहीं क्यों एक इल्हाम आता है। हाँ, मुझे इल्हाम आता है, और मेरी गुरु माँ है रीता गांगुली, वो कहती हाल आता है। अब क्या है, मैं भी इन दोनों के बीच में फंसी पड़ी हूँ कि हाल आता है, इल्हाम आता है, क्या आता है डोंट नो। लेकिन मैं जब भी जो भी कुछ लिखा है इन दिनों फेसबुक पे, वो सचमुच कोई थॉट आता है, जैसे मुझे नींद से जगा के कोई कहता है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद दूसरी बार जब रीड किया ना, तो मैंने कहा एडिट की जरूरत है। मैंने ही उसको करके रीड कर रही थी 2 दिन बाद, नहीं 1 दिन बाद, तो रीड कर रही थी, तो उसने मैं एडिट करने जा रही थी। उस कहानी ये है, बहुत छोटी सी कहानी है कि मैंने पूछा कि तुमने उसे छोड़ क्यों दिया, तो लड़की ने कहा क्योंकि मेरा प्यार मर गया था। तुमने कोशिश नहीं की अपने प्यार को बचाने की। तो उसने कहा हर रिश्ते की एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर हम मरे हुए इंसान को अपने घर में नहीं रखते तो मरे हुए रिश्ते को क्यों अपने दिल में जिंदगी भर ढोते रहते हैं। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। तो मैं यहाँ पे एडिट करने जा रही थी गहरी सांस लेते हुए, पहला स्क्रिप्ट यही है, छोड़ते हुए, तो मैं एडिट करने जा रही थी लेते हुए। तो मैंने कहा नो, फिर मेरा ये सब कॉन्शियस काम आया, नहीं छोड़ते हुए ही कहेगी, क्योंकि बात वो छोड़ने की कर रही है, लेट गो की बात कर रही है, लेट गो। तो अब यही स्क्रिप्ट यही सीखनी है। अगर मैं इसको अपने ही, जब मैं दिमाग लगा रही थी, जो एक कहते हैं ना, एक रवानगी में आई थी, नेचुरल वे में आया था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, और चूंकि ईमानदारी से लिखी गई थी वही ट्रू था। मैं जब दिमाग लगा रही थी कि गहरी सांस लेते हुए नहीं, गहरी सांस छोड़ते हुए ही वो बोलेगी, क्योंकि मुझे लेट गो करना है। आई हैव टू गेट आउट ऑफ सच मतलब डेड रिलेशनशिप, ये बात है। तो इस तरह से जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, इसी सब पे काम होती कि यही क्यों बोला। अब बहुत साहिर साहब बहुत काम करते थे स्क्रिप्ट ले, उनकी गायकी में जब उन्होंने लिखा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो या मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो उसमें कहते हैं कि तुझसे मुझसे पहले भी आए, मेरे बाद भी आएंगे। तो ये लोग काम करते थे, इसीलिए इनके स्क्रिप्ट इतनी पावरफुल है। अब लोग काम नहीं करते, कॉपी पेस्ट ज्यादा हो रहा है, इम्प्रेस करना है ज्यादा कि एक ऐसा तुक्का वाला लाइन चल दो जो हुक लाइन बन जाए। तो वो कितने दिन रहेगा, कितने दिन चलेगा और कितने दिन चलता है, ये आपको भी पता है और आम ऑडियंस को भी पता है, और आम सुनने वाले पढ़ने वाले सबको पता है कि वो हुक लाइन जिसे आप कह रहे हो वो कितने दिन चलेंगे। वो बार बार चोरी जो सही कह रही हैं आप, ये जो इसका मतलब ये कि जो दुकानें खोल के बैठे हुए लोग सिखाने के लिए, इसमें तादाद में बच्चे जा रहे हैं, लेकिन सबको काम तो मिल नहीं रहा, तो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत बढ़ रहा होगा। बहुत बढ़ रहा है, डिसहार्टेड है, फ्रस्ट्रेशन है, गलत संगत में भी पड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा ड्रग्स एंड कोकिंग भी ले रहे हैं लोग। एक तो काम नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे लोगों से बार बार यही कहती हूँ कि एक तो काम नहीं मिल रहा है, ऊपर से आप गलत संगत में पड़ रहे हो, ड्रग्स एंड कोकिंग ले रहे हो, और ऊपर से उदाहरण भी देते हैं, ये बड़े एक्टरों का नाम लेके उदाहरण देते हैं कि ये ड्रग्स पी करके अच्छे एक्टर हुए। तो ये तो मुझे लगता है मैं कि अपना कपार फोड़ लूं कि ये क्या सिखा रहे हो आप यार। और मुझे ये बताओ कि कितने ड्रग्स लेने वाले जो है यहाँ पे
शाहरुख खान बन गया, ये बताइए। सही तब बात। तो एक्टिंग स्कूल को बंद करके, चाहे एनएसजी हो चाहे एफटीआई को बंद करके, ड्रग्स सप्लायर ही बन जाना चाहिए था ना। या मैं अभी भी जो पढ़ रही हूँ, तो मैं क्यों पढ़ी, मैं तो ड्रग्स नहीं लेती, एंड आई मीन इट, मैं नहीं लेती तो नहीं लेती। मुझे कोई भी छुपाने की और ये हाइड करने की बात नहीं है। तो ये जो ज्ञान इन लोगों को दे रहे हैं ऐसे लोग कि अरे बड़े नाम लेके बोलते हैं, और इतने इतने मतलब क्या बोलना चाहिए, इतनी विश्वसनीयता के साथ बताते हैं कि अरे वो भी तो ड्रग ले लेके अच्छा एक्टर बना। मैंने कहा ये तो मतलब हाइट है ये। आप इस तरह से कितने लोगों का जीवन बिगाड़ रहे हैं। और देखिए कि कोरोना, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लड़के लड़कियां और फ्रस्ट्रेटेड हो गए क्योंकि कुछ लोगों को ड्रग्स नहीं मिल रहा है। दे गॉन हैपर, दे गॉन मैड। तो मैं बार बार जो बोलती हूँ कि आप, अगर आपका दिमाग आपके वश में नहीं है तो आप दुनिया को कैसे वश में कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, कंट्रोल योर माइंड, डोंट कंट्रोल अदर्स। सो ये विल पावर की बात है, थॉट की बात है, और काम ऐसे नहीं मिलता है। नकली चीजों से बहुत दिनों तक के लिए सफलता नहीं मिलेगी। मैंने सुना है कि राजकुमार एक कलाकार हुआ करते थे, शराबी की एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे, आपने भी देखा होगा। मैंने सुना है कि उन्होंने शराब कभी पी ही नहीं थी, फिर भी केस्टो मुखर्जी, केस्टो मुखर्जी कभी नहीं पीते हैं। हाँ, और एक्टिंग कितनी शानदार। आपकी बात से मुझे ना बजाज सर की बात याद आ रही है। राम गोपाल बजाज एनएसजी के पूर्व निर्देशक रहे हैं, पहले से एक्स थे। तो वो हम लोगों को पढ़ाते थे थिएटर कभी कभी, तो कहते थे ना कि मजा तो तब आए जब मुंह में नीम हो, निमोरी जिसे कहते हैं, मुंह में नीम हो और आप एक्सप्रेशन ऐसे कर दे रहे हो जैसे बनारसी पान चबा रहे हो। वाह। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो कैरेक्टर आप कर रहे हो उसके लिए वही करना है, तब तो हर मर्डर करने वाले को मर्डरर होना चाहिए। तो सारे एक्टर अब तक मारे जा चुके होते सचमुच के। सारी प्राण विलेन का रोल करते थे कभी, लेकिन उनसे बड़ा शरीफ आदमी पूरी इंडस्ट्री में नहीं था। जी जी, प्रेम चोपड़ा साहब, प्राण, ये सब बहुत बहुत ही शरीफ लोग थे। विंदु हेलन जो विलेन कहलाती है, नेगेटिव रोल है, सभी बहुत अच्छी इंसान है। तो इसका मतलब जैसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, शेक्सपियर का एक प्ले है मैकबेथ, उसमें जो हत्या कर देता है लेडी मैकबेथ की। तो अगर आपको कहे कि एक्टर को अपने इमोशंस पे और उस पे कंट्रोल करना और रियल दिखाना, तब तो रियल दिखाने के चक्कर में सारी डेस्टिमोना आज तक मर गई होती। तो अब तो कोई मैकबेथ करता ही नहीं है, या तो नहीं करता या मारी जाती। अब आखिरी सवाल आपसे, और हम इसको जल्दी बंद करेंगे। नए कलाकार जो थिएटर में आना चाहते हैं, जो फिल्मों में अपना या थिएटर में कैरियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या सलाह देंगी आप इन शॉर्ट? मेहनत, रीडिंग, मोर रीडिंग, हर बार जानना, पढ़ी हुई कहानी को ही फिर से पढ़ना, पढ़ी हुई कविता को ही फिर से पढ़ना, संगीत बहुत सुनना, क्योंकि संगीत से भी आपके जो है ना कान ये होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो संगीत, म्यूजिक इज अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन का पार्ट होता है। बहुत। तो संगीत सुनिए, लिखिए, पढ़िए और हार्ड वर्क कीजिए और अपने पे विश्वास रखिए। दूसरे ने क्या किया, देखिए शाहरुख का फार्मूला से शाहरुख खान हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती। इरफान खान के फार्मूले से इरफान खान हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकती। उन सब ने अपना अपना एक रास्ता बनाया, एक फार्मूला बनाया, एक अगर कह भी ले कि एक क्राफ्ट बनाया। उन सब के अपने पर्सनल क्राफ्ट एंड फार्मूला है। कोई किसी से मैच नहीं कर रहा है ना, कॉपी तो नहीं लग रहा है कोई किसी की। तो इसी तरह हम सब अपना क्राफ्ट खुद ही डिसाइड करें, खुद ही डिस्कवर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे बहुत लंबी बातचीत हुई, बहुत अच्छी बात हुई, और हमारे दोस्तों को भी ये बात पसंद आएगी। अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ। थैंक यू दादा, नमस्कार। आप सब सुनने वाले का धन्यवाद।